धर्मेंद्र देओल, वो नाम जिसकी दहाड़ ने हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा दिया। वो हीरो जो पर्दे पर शेर की तरह गुर्राया, लेकिन असल जिंदगी में अपने जख्मों की चुप्पी मुस्कान के पीछे छुपाता रहा। पंजाब की मिट्टी की खुशबू से उठकर मुंबई की चमक तक का सफर एक ऐसी कहानी बन गया जिसे लोग सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते थे। आज वह आवाज जो करोड़ों दिलों में धड़कन बनकर बसती थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। मुंबई रो रहा है, बॉलीवुड सन्न है, और उनके जूहू वाले बंगले में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जो हर रिश्ते, हर नाते और हर चेहरे की सच्चाई खोलकर रख देगा। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धर्मेंद्र कौन थे, सवाल यह है कि उनकी विरासत किसे मिलेगी, ताज किसके सिर पर रखा जाएगा, और इस सच की लड़ाई में कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का सहारा। कहानी शुरू होती है यहीं से, उस खामोशी से जो सबसे जोर से चीखती है। रात के लगभग 12 बजे थे। बंगले की हर बत्ती जल रही थी, मगर दिलों की रोशनी बुझ चुकी थी। हॉल के बीचों बीच धर्मेंद्र साहब की तस्वीर टंगी थी, जिस पर फूलों की माला झूल रही थी। परिवार का हर सदस्य अपने अपने दर्द में खोया ठंडी खामोशी के बीच बैठा था। पहली पत्नी प्रकाश कौर के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, जैसे बीते हुए घाव फिर से ताजा हो उठे हों। दूसरी ओर हेमा मालिनी बैठी थीं, आंखें लाल, शायद रोने से या शायद आने वाले तूफान की आहट से। दोनों के बीच की दूरी भले कुछ कदमों की थी, लेकिन उस दूरी की खाई बेहद गहरी थी। सनी देओल आंखों में भरा लाल गुस्सा लिए दीवार को घूर रहा था, मानो उसके दिल में कोई सवाल बारूद बनकर फटने को तैयार हो। बॉबी देओल शांत बैठा था, मगर उसके कांपते हाथ उसके भीतर छुपे तूफान की गवाही दे रहे थे। उधर ईशा और अहाना अपनी मां के पास बैठी थीं, मगर उनकी नजरों में डर साफ झलक रहा था। डर इस बात का कि आगे होने क्या वाला है। तभी मुख्य वकील अविनाश मेहरा कमरे में दाखिल हुए, हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा और मोटी सी फाइल लिए पीछे 2 गार्ड चले आ रहे थे। हर नजर उसी बक्से पर टिक चुकी थी। सब लोग बैठ जाएं, आज धर्मेंद्र जी की लिखी अंतिम इच्छा यानी वसीयत पढ़ी जाएगी। अविनाश की भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। कमरे में बर्फ जैसा सन्नाटा फैल गया। सबकी धड़कनें एक साथ तेज हो गईं, क्योंकि इसी वसीयत में तय होना था कि साम्राज्य का मालिक कौन बनेगा, कौन राजा और कौन रंक। अविनाश ने धीरे धीरे फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। मैं धर्मेंद्र सिंह देओल पूर्ण मानसिक स्थिति में स्वस्थ रहते हुए अपनी अंतिम वसीयत अपने परिवार के नाम करता हूं। हर चेहरा थम कर सुन रहा था। वसीयत में लिखा था कि धर्मेंद्र जी की कुल संपत्ति, जुहू का बंगला, लोनावला का फार्म हाउस, पंजाब की जमीन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, शेयर और लगभग 2700 करोड़ की संपत्ति, इन सबको मिलाकर 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। लेकिन अचानक अविनाश ने अगला वाक्य पढ़ा और जैसे पूरा कमरा हिल गया। परंतु अंतिम निर्णय मेरी एक गुप्त चिट्ठी में लिखा है, जो मैंने अपने हाथों से लिखकर लकड़ी की अलमारी में बंद की है। सबके चेहरे पर हैरानी थी। सनी ने तेज आवाज में पूछा, कौन सी अलमारी कहाँ है? अविनाश ने ऊपर की मंजिल की ओर इशारा किया। धर्मेंद्र जी के प्राइवेट रूम में, और यहीं से चिंगारी फूटी। ईशा तुरंत उठकर बोली, उस अलमारी की चाबी हमारे पास है, हम लेकर आते हैं। सनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई कहीं नहीं जाएगा, यह घर सबसे पहले हमारा है, चाबी मेरे पास रहेगी। हेमा मालिनी एकदम खड़ी हो गई। ये विरासत सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी है। तुम्हें हक नहीं कि अपनी मनमानी करो। प्रकाश कौर ने धीमी लेकिन कड़वी आवाज में कहा, सनी, धर्म मत भूलो, यह समय लड़ाई का नहीं, तुम्हारे पिता को याद करने का है। लेकिन तूफान अब रुकने वाला नहीं था। सनी ने गुस्से में टेबल पर हाथ दे मारा। घर, इज्जत नाम, सब मेरे पापा ने बनाया था, किसी को इसमें हिस्सा लेने का कोई हक नहीं। ईशा चीख पड़ी, हम भी उन्हीं की बेटियां हैं। खून अलग है तो क्या अधिकार भी अलग हो जाएगा? कमरा चीखों से भर गया। हर शब्द रिश्तों के सीने में छुरा बनकर उतर रहा था। अविनाश चीखे, बस यदि आप लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो वसीयत की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। लेकिन उसी पल पूरे बंगले की बिजली गुल हो गई। चारों तरफ काला अंधेरा फैल गया। नीचे से किसी ने चीख लगाई, ऊपर की अलमारी का ताला किसी ने तोड़ दिया है। हॉल में भगदड़ मच गई। सब दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। कमरे में देखा, अलमारी का ताला टूटा पड़ा था, दराज खुले थे, कागज बिखरे थे, लेकिन सबसे जरूरी चीज गायब थी, वह गुप्त चिट्ठी। सनी गुर्राया, ये घर के किसी अंदर वाले का काम है। कौन है जिसने चिट्ठी चुराई? हर नजर अब शक से भरी थी। तभी बॉबी धीरे से बोला, शायद पापा की मौत नेचुरल नहीं थी। कमरे पर जैसे आसमान गिर पड़ा।
हेमा के हाथ कांपने लगे। ईशा रो पड़ी। सनी ने बॉबी की कॉलर पकड़ ली। क्या बकवास कर रहे हो? बॉबी की आवाज टूट रही थी। उनके कमरे में एक डॉक्टर रोज आता था। कुछ रिपोर्ट थी, मैंने देखी थी। शायद वो कोई बात छुपा रहे थे। अविनाश की भारी आवाज गूंजी। अगर वह चिट्ठी नहीं मिली तो जैसे ही अविनाश वकील ने कहा कि संपत्ति फ्रीज हो जाएगी और पुलिस का मामला शुरू होगा, घर की दीवारों से एक ऐसी खामोशी टकराई कि हर कोना गूंज उठा। यह अब सिर्फ विरासत की जंग नहीं थी, यह शक, बदले और छिपे हुए राजों की लड़ाई बन चुकी थी। इस लड़ाई में कौन किसका है और कौन दुश्मन, इसका फैसला अब समय करने वाला था। अलमारी के टूटे हुए ताले की किरचें जैसे पूरे बंगले में गूंज रही थीं। हर चेहरे पर सदमा तैर रहा था और रिश्ते पल पल में बिखर रहे थे। सबकी आंखों में वही सवाल चुभ रहा था, आखिर वो गुप्त चिट्ठी ले गया कौन? हॉल में सब लौटे, लेकिन इस बार हवा पहले से भी ज्यादा भारी थी। अविनाश ने गहरी सांस ली और बोला, जब तक वो चिट्ठी नहीं मिलती विरासत पर कोई फैसला नहीं होगा। और चोरी किसी बाहर वाले की नहीं, इसी घर से जुड़े किसी शख्स ने की है। नजरें एक दूसरे पर यूं टिक गईं जैसे हर किसी का दिल बाकी सब पर शक करने लगा हो। सनी देओल ने गुस्से में कुर्सी पर मुक्का मारा। आखिर किसी को उस चिट्ठी से मिल भी क्या सकता है? जो भी किया है सामने आकर बता दे। हेमा मालिनी तुरंत उठी। हर बात का मतलब पैसा नहीं होता सनी। उस चिट्ठी में शायद तुम्हारे पापा का दर्द, पछतावा या कोई ऐसी सच्चाई लिखी हो जिसे सुनने के लिए तुम तैयार नहीं हो। ईशा आगे आई। शायद पापा कहना चाहते थे कि उनकी असली विरासत हम तभी संभाल पाएंगे जब एक साथ रहें, न कि इस तरह लड़कर। सनी तड़प उठा। ये प्यार व्यार की बातें मत करो। पापा के नाम और उससे चलती कमाई ने जैसे ही नाम दिया, हर कोई हिस्सा लेने आ गया। प्रकाश कौर की आंखें भर आईं। सनी, विरासत पैसे से नहीं, खून से चलती है। तुम यह लड़ाई अपने पिता की आत्मा के सामने पहले ही हार चुके हो। कमरे में एक भारी नमी फैल गई। हर कोई भीतर से टूट चुका था। लेकिन अगले ही पल एक और तूफान आया। इंस्पेक्टर कबीर मल्होत्रा की एंट्री। सायरन गूंजा, दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आ गई। हर चेहरा सख्त हो गया। कबीर ने कड़क आवाज में कहा, हमें शिकायत मिली है कि मौत संदिग्ध है और वसीयत गायब, इसलिए अब यह मामला पुलिस के अधीन है। सनी भड़क उठा। किसने की है शिकायत? कबीर ने मुड़कर देखा। शिकायत किसी बाहर वाले ने नहीं, बॉबी देओल ने की है। घर में जैसे बम फट गया। सनी ने बॉबी की कॉलर पकड़ ली। अपने ही घर पर पुलिस बुला ली तूने? बॉबी रोते हुए बोला, मैंने अपने पापा के लिए किया। मुझे लगता है वे आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहते थे, पर किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया। कबीर बोला, मौत वाले दिन धर्मेंद्र जी के कमरे में कौन गया था? हॉल में मौत जैसा सन्नाटा। हेमा बोली, मैं आखिरी बार गई थी। उनके हाथ बहुत ठंडे थे। वह कुछ लिखना चाहते थे लेकिन लिख नहीं पाए। प्रकाश बोली, मैं 2 घंटे पहले गई थी। बहुत बेचैन थे, किसी बात से परेशान। ईशा बोली, उन्होंने कहा था, बेटा जो आने वाला है उसके लिए हिम्मत रखना। कबीर ने नोट्स लिखे और पूछा, डॉक्टर कौन था? जवाब आया, विश्वजीत राणा। उसे बुलाया गया। उसी वक्त नौकरानी कविता रोते हुए अंदर आई। 20 साल की सेवा धर्मेंद्र के लिए बेटी से बढ़कर। उसके हाथ कांप रहे थे। साहब, मुझे सच पता है, लेकिन अगर बोल दिया तो मैं मर जाऊंगी। कमरे में सब जम गए। कबीर बोला, पुलिस यहीं है, डरो मत। कविता ने सिसकते हुए कहा, उस रात मैंने सर को किसी से बहस करते सुना था। सनी चौंक गया। किससे? कविता की आवाज कांपी। किसी ने कहा था, अगर तुमने चिट्ठी खोली तो सब खत्म कर दूंगा। मौत जैसा ठंडा सन्नाटा गिर पड़ा। हर चेहरा सफेद। कबीर ने पूछा, आवाज किसकी थी? कविता ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। मैंने देखा नहीं, पर आवाज घर के किसी अपने की थी। अब शक खून में बदल चुका था। खून का दुश्मन बन गया था। पुलिस ने तलाशी शुरू की। कमरे खंगाले, लॉकर खोले, सीसीटीवी देखा, लेकिन सबसे जरूरी फुटेज डिलीट। कबीर गर्जा, इसे सिर्फ घर का सदस्य ही हटा सकता है। अविनाश वकील ने फाइल खोलकर एक और रहस्य बताया। वसीयत में लिखा है, चिट्ठी चुराने वाला हमेशा के लिए बेदखल होगा। पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर बोला, मतलब जिसने चोरी की उसके लिए यह लालच नहीं, मजबूरी भी हो सकती है। पूछताछ शुरू हुई। पहली गवाही, हेमा मालिनी। हां, धर्मेंद्र जी ने कहा था कि चिट्ठी उनकी सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरी गवाही, सनी देओल, मेरे पास चोरी की कोई वजह नहीं। कबीर, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा आपका है। सनी, मेरी मेहनत का हिस्सा है, चोरी का नहीं।
तीसरी गवाही, बॉबी देओल, मैंने पुलिस रिपोर्ट इसलिए की क्योंकि पापा को एक रात पहले धमकी मिली थी। चौथी गवाही, ईशा देओल, पापा कहते थे सच सामने आएगा तो सब टूट जाएगा। अचानक दरवाजा खुला। डॉ राणा आ चुके थे। उन्होंने कहा धर्मेंद्र जी की मौत दिल का दौरा था, लेकिन आखिरी 24 घंटे में उन पर इतना मानसिक दबाव था कि दिल जवाब दे गया। कबीर, कौन आया था उनसे मिलने? डॉक्टर, मुझे नाम नहीं पता, पर कोई रात के 1 बजे आया था। दरवाजा बंद कराया, आधे घंटे बाद निकला और उसके बाद धर्मेंद्र जी बेहोश हो गए। सबके होश उड़ गए। सनी, हम सब तो नीचे थे। कबीर, तो फिर ऊपर गया कौन? तभी सीढ़ियों पर एक परछाई दिखी। सभी उधर मुड़े। वह था रघुवीर, अकाउंटेंट मैनेजर, 15 साल से संपत्ति संभालने वाला, और उसके हाथ में थी वही गुप्त चिट्ठी। परिवार की टूटन देखकर उसे दिल का दौरा पड़ा और गिरते हुए सिर में चोट लगी। सब चुप, सब टूट चुके थे। सब समझ गए यह लड़ाई सबको मार चुकी है। धीमी धूप कमरे में आई। धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने सब खड़े थे। सनी ने गुलदस्ता रखा। पापा, आज से इस घर में कोई बड़ा छोटा नहीं। बॉबी बोला, हम ही आपकी असली विरासत हैं। हेमा ने प्रकाश कौर का हाथ पकड़ लिया। सालों बाद दोनों की आंखों में अपनापन था। ईशा और अहाना दोनों मांओं से लिपट गईं। पहली बार घर फिर परिवार लग रहा था। सबने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं इस विरासत को संभालेंगे, बांटेंगे नहीं। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। अब यह घर सिर्फ विरासत नहीं, परिवार कहलाएगा। कैमरा धीरे धीरे धर्मेंद्र की तस्वीर पर जाता है। उनकी मुस्कुराती आंखें जैसे कह रही हों, अब मैं चैन से सो सकता हूं। परिवार टूटकर नहीं, फिर से जुड़ गया है। सबसे बड़ी विरासत प्यार, एकता और परिवार। न पैसा न ताकत, अंत में जीत हमेशा प्यार की होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।